मैं सूरज आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में मैं गंगा एक्शन प्लान के बारे में बताऊंगा। इस सेशन में यह बताने का प्रयास करूंगा कि इस एक्शन प्लान के माध्यम से किस प्रकार से गंगा जो नदी है उसको संरक्षित करने का कार्य किया गया, उसकी जो जल की गुणवत्ता है उसको बचाने का कार्य किया गया। और इस गंगा एक्शन प्लान के माध्यम से जो तमाम प्रावधान है जिससे कि जल की गुणवत्ता को बनाए रखी जा सके, उसके लिए विविध प्रकार के जो दिशा निर्देश है वो जारी किए गए। और 10 साल बाद अन्य जो नदियां हैं उनको भी इसके अंतर्गत लाया गया। तो अब बात करते हैं सबसे पहले गंगा एक्शन प्लान की। गंगा एक्शन प्लान की बात की जाए तो 1985 में गंगा एक्शन प्लान को लागू किया गया भारत में, और इसके माध्यम से जो गंगा नदी है उसको साफ या स्वच्छ रखने का कार्य किया गया, उसकी सफाई की गई। उसके बाद से इसमें विविध प्रकार के प्रोविजंस या प्रावधान रखे गए जिससे कि जो लोग हैं वो इसको प्रदूषित न कर सके। लेकिन ठीक 10 साल बाद जो अन्य नदियां हैं वो भी प्रदूषित होने लगी, उनका जो प्रदूषण का स्तर है बढ़ने लगा। इस प्रकार से ठीक 10 साल बाद 1995 में इसी गंगा एक्शन प्लान का नाम बदलकर इसको नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान रखा गया, और इसके अंतर्गत जितनी भी नदियां थी गंगा के अलावा इन सब पर ध्यान दिया गया। और इसके लिए तमाम प्रोविजंस या प्रावधान बनाए गए या गाइडलाइंस बनाई गई जिससे कि लोग नदियों को या नदी के जल स्तर को या जो नदियों का जो जल है उसकी गुणवत्ता को मतलब प्रदूषित न कर सके या न ही कम कर सके। इसके लिए 3-4 ऐसे प्रावधान है जो बनाए गए और जिस पर लोगों को अमल करने के लिए बोला गया। इसमें पहला था अवेयरनेस। इस एक्ट के माध्यम से, इस प्लान के माध्यम से लोगों को जो भी इफेक्ट है यानी पोल्यूटेड वाटर का जो जल की गुणवत्ता है उसमें अगर कमी आती है तो क्या लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में बताया गया और जल के महत्व को समझाया गया। उसके बाद से दूसरा था फैक्ट्रीज। जो तमाम तरीके के फैक्ट्रीज थे जहां सामान बनते थे, तो उसमें कहीं ना कहीं जो केमिकल्स वेस्टेज थे वो नदियों में बगैर ट्रीट किए हुए या उसमें से जो भी हार्मफुल केमिकल्स है उसको बगैर निकाले हुए ही बहा दिया जाता था, जिससे कि सबसे ज्यादा जो नदी का जल है वो प्रभावित होता था या प्रदूषित होता था या पोल्यूटेड होता था। तो इसके लिए प्रावधान बनाया गया कि अगर कोई फैक्ट्री ओनर्स अगर ऐसा नहीं करता है या जो भी केमिकल्स आता है उसको अगर रिट्रीट नहीं करता है, उसमें से हार्मफुल केमिकल्स को नहीं निकालता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी या कंपनी या फैक्ट्री को सीज कर दी जाएगी। तो इस प्रकार के प्रावधान बनाए गए जिससे कि जो नदी का जल है उसको सुरक्षित रखा जा सके, उसकी जल की गुणवत्ता में कोई सुधार मतलब कमी न आए, और जो भी जलीय जीव है उनका जीवन सामान्य तरीके से चल सके और इन्हीं जल के माध्यम से जलापूर्ति विभिन्न शहरों में की जा सके। उसके बाद से तीसरा प्रोविजंस था इलेक्ट्रिक क्रीमेशन यानी कि विद्युत दाह संस्कार। सरकार ने यह प्रोविजन जारी किया कि जो भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो दाह संस्कार है वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक क्रीमेशन के माध्यम से करे, जिससे कि जो शव अवशेष है उसके बाद से जो दाह संस्कार में जो लकड़ियां आधी जली हुई रहती थी उसको नदियों में फेंक दिया जाता था, या शव है जो आधा अधूरा जला तो उसको भी फेंक दिया जाता था, या तो जानवर जो होते थे उनको नदियों में फेंक दिया जाता। इससे बहुत सारा पोल्यूशन होता था, ऐसा सरकार का मानना था। तो इस प्रकार से भी एडवाइजरी जारी की कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रिक क्रीमेशन का उपयोग करके शवों को जलाने का प्रयास करें। उसके बाद से था नॉर्मल एडवाइजरी या अवेयरनेस। इसके माध्यम से लोगों को यह बताया गया कि इसका अगर नदियों का जल प्रदूषित होता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा सामान्य लोगों पर, किस प्रकार से उनका जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो सकता है। तमाम तरीके के प्रावधान इन प्लान्स के माध्यम से किया गया और कहीं न कहीं जो भी भारतीय नदियां हैं उनको संरक्षित करने का कार्य किया गया। धन्यवाद।